वो अलमारी साफ कर रही थी कि दरवाज़ा खटाक से खुलकर बंद हुआ। वहीं वो नशे में झूलता आगे बढ़ रहा था। इससे पहले कि वो ज़मीं बोस होता, ऐन ने उसे आगे बढ़कर पकड़ लिया। छोड़ो, वो उसे धक्का देता खुद से दूर करते बोला, मेरी तो साला ज़िंदगी हराम हो गई है। जब भी तुम्हारी शक्ल देखता हूँ अफसोस होता है खुद की किस्मत पर। वो लड़खड़ाया। ऐन ने आगे बढ़कर फिर उसे थामना चाहा। कहा ना दूर। अब के वो उसकी खौफजदा आंखों में अपनी सुर्ख आंखें गाड़ते बोला तो वो वहीं रुक गई। अब्बा ने बहुत नाइंसाफ़ी की है मेरे साथ, तुम जैसी को मेरी झोली में डालकर। शाहनवाज खान, जिसे देखकर अब भी लड़कियां आहें भरती थी, वो तुम जैसी लड़की के हिस्से में आ गया। खुशकिस्मती है ये तुम्हारी। ऐन ने सख्ती से आंखें मींची। खुश खुश, ये लफ्ज़ उसकी ज़िंदगी में कहीं था भी? ऐन, जिसका मतलब है बाहर, लेकिन तुम तो मेरी ज़िंदगी को आकर अजाब बना चुकी हो। वो चीखते हुए साथ पड़ा वॉज नीचे फेंक गया। ऐन ने डर कर हाथों की मुट्ठी बनाई। लेकिन नहीं, कहने को तो तुम भी हसीन हो। वो पल में अपना लहजा बदलते बोला। ऐन ने सहमी नज़रों से उसे देखा जो उसी की तरफ आ रहा था। ऐन ने दिल में शिद्दत से दुआ की कि काश ये मंजर बदल जाए और वो कहीं गायब हो जाए। वो उसके नज़दीक आता, उसके बालों की लट को अपनी उंगली पर घुमाने लगा। बीवी को हसीन ही होना चाहिए। वो नशे में न जाने क्या बोल रहा था। तुम खूबसूरत हो ऐन डार्लिंग, बेहद खूबसूरत। यही वजह है कि मैंने तुम्हें अब तक साथ रखा है। वो उसको साथ लगाते कहका लगाते बोला। इतनी तजलील पर ऐन की आंखों से एक आंसू टूट कर गिरा। उसने शिद्दत से दुआ की कि काश उसे यह हुस्न ना मिला होता। वो उसे अपने साथ लगाता, बेड पर बिठाने लगा, लेकिन तवाज़ुन बरकरार नहीं रख। तो चलो ऐन डार्लिंग के हुस्न को खराज तहसीन पेश करते हैं। वो उस पर झुकते हुए बोला तो वो सिसकने लगी। नहीं, दूर रहो। बेशक वो महरम था, शौहर था उसका, लेकिन वो नशे में, उसका ज़मीर गवारा ही नहीं करता था कि एक नशे में डूबे शख्स को अपनी कुर्बत से पिघलाए। ऐन ने उससे अपने हाथ छुड़ाए जिस पर उसकी सख्त गिरफ्त हुई थी। मुझे मना करोगी तुम? हाँ, तुम्हारी ये हिम्मत। और एक और थप्पड़ उसके चेहरे पे अपना निशान छोड़ गया। शादी के बाद न जाने ये कितना थप्पड़ था जो उसने खाया था, लेकिन मज़ाहमत अब भी जारी थी। कुछ बातें औरत की अना को ठेस पहुंचाती हैं। उनमें से एक बात ऐन के लिए ये भी थी कि वो अपने शोहर को अपनी कुर्बत उसके नशे में होने पर नहीं बख्शना चाहती थी। ऐन की मज़ाहमत बढ़ती जा रही थी। शाहनवाज बिगड़े तेवर लिए उसकी तरफ झुका। उसकी कलाइयाँ सुर्ख थीं और दाएं गाल पर उसकी उंगलियों के निशान साब्त। ये कौन सा पहली बार है जो तुम्हारे ड्रामे खत्म नहीं हो रहे? लेकिन उसकी मज़ाहमत कम ना होते देख शाहनवाज ने उसे बेड से नीचे धक्का दिया कि वो नीचे गिरी और सर जोर से ज़मीन पर लगा। लेकिन वहाँ परवाह किसे थी? वो फौरन उठकर वॉशरूम में बंद हुई। कुछ मर्द मुहाफ़िज़ों के नाम पर धब्बा होते हैं। वो रात भी कई रातों की तरह वॉशरूम में सिसकते गुजरी थी ऐन की। यार, अब मेरी ज़िंदगी में सुकून नहीं लिखा है क्या तूने? उसकी गोद में सर देते महद खान की सिसकी उभरी थी। उसने तो सुना था कि मर्द नहीं रोते, लेकिन सामने मौजूद मर्द तो टूट फूट का शिकार था। सरदार का बेटा आज उस अदना सी आम लड़की जो उसकी शरीके हयात थी उसके सामने रो पड़ा था। उसने जाना कि दौलत मायने नहीं रखती है, दौलत से हम खुशियाँ कभी नहीं खरीद सकते। महद, उसने उसके बालों में झिझकते हुए उंगलियां चलाईं। महद खान उसके हाथों को अपने हाथों में थामे अपनी आंखों पर रख गया। वो तो पत्थर की हो गई। हाँ, ये महद खान था जिसकी एक दहाड़ पूरे इलाके को खामोश करा देती, जिसके एक उठते कदम से लोगों के सर इज्जत से झुकते थे, जिसके आगे इलाके के सरदार हश्तम खान भी खामोश हो जाया करते थे, जिसके आगे उसका बड़ा भाई चाह कर भी कुछ नहीं कर पाता था। मुझे उसकी ज़रूरत बनना था। उसने मुझे ज़िद बना लिया। मैं मिल गया उसे और उसने तोड़ दिया मुझे। वो अपनी शरीके हयात के सामने खुल गया था। महद खान खामोश हुआ तो वो मुंतजिर ही रही कि शायद आगे बोले, लेकिन खामोशी छाई रही। उसे लगा वो सो गया। उसने झिझकते हुए झुककर उसके माथे पर लब रखे तो महद ने अपनी आंखें खोलकर उसे देखा। वो सहम कर पीछे हटती उससे पहले ही उसकी गर्दन में हाथ डालकर उसे खुद पर झुकाया। उसके सिल्की बाल उन दोनों को ढके हुए थे। महद खान उसकी उठती गिरती नज़रों का ये मंजर देख मबहूत रह गया। क्या कोई औरत इतनी दिलकश भी लग सकती है? जूते उतारो मेरे, उसके बाद खाना गर्म करके लाओ। जी जी, 1000 बार बकवास की है, लेकिन लगता है कि तुम्हें समझ नहीं आती मेरी बात। जी जी, मैं, उफ, जल्दी करो। वो करीब आई और झुककर उसके जूते उतारे। वो जो खुद उतार सकता था, लेकिन उसके लिए बीवी उसकी जर खरीद गुलाम जैसी थी।
मसला जूता उतारने में नहीं था, तकलीफ दे वो हद तक आमेज लहजा था। जूते उतार कर साइड पर रखे तो वो उठकर फ्रेश होने वॉशरूम चला गया। उसने जल्दी से तौलिया और कपड़े निकाले कि 1 मिनट की ताखीर भी उसे सजा दिलवा सकती थी। कपड़े निकालने के बाद उसका रुख बावर्ची खाने की तरफ था। दुपट्टा कांधों पर झूल रहा था क्योंकि रात के इस पहर हवेली के हॉल में कोई नहीं था। नहीं तो ऐसे नंगे सर फिरने की इजाज़त कहाँ थी उसे। सब अपने अपने कमरों में सो रहे थे। रात का 1 बजा रही थी। उसने खाना गर्म करके चपाती डाली तवे पर, क्योंकि उस घर के मर्द पहले से बनाकर रखी गई चपाती खाना शायद जुर्म समझते थे। रात के 1 बजे वो अपने शोहर के लिए खाना गर्म करके बना रही थी कि तभी मेन डोर खुलकर बंद होने की आवाज़ आई। उसने झट से दुपट्टा सर पर ओढ़ा। इस घर के मर्द ही इस वक्त आ सकते थे। हवेली और उसकी रिवायतें। महत खान पूरे ठाठ से अंदर दाखिल हुआ और फिर किचन में किसी वजूद को खड़ा देखकर वो ठिठका था। जानता था कि कौन है, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा उसकी ज़ात पर। कॉफ़ी की शदीद तलब थी, लेकिन वो उस घर की औरतों से कम ही मुखातिब होता था, सिवाय अपनी माँ के। छोटा था और सरपंच का बेटा था। अना तो कूट कूट कर भरी थी। कमरे में जाते ही एक नज़र कमरे पर डाली, जो कि उसकी अम्मा हजूर ने साफ़ करवा दिया था। सुबह ही वो कॉफ़ी वक्त पर ना मिलने पर कमरे में मौजूद अलमारी का दीवार गिराइना तोड़ चुका था। उसने आते ही नंबर डायल किया, जो फ़ौरन उठा लिया गया। आकर कॉफ़ी बनाओ, कमरे में दे जाना, और फ़ोन खटाक से बंद कर दिया। उसे पता था कि अगले 10 मिनट में सैफ़ी उसके कमरे में कॉफ़ी लिए हाजिर होता। सैफ़ी 20 साला नौजवान था जो गार्ड का बेटा था। उसे ख़ास तौर पर हश्तम खान ने अपने बेटे के लिए रखा था। उसकी रूटीन कौन नहीं जानता था। खैर, नहाकर बाहर निकलते ही कॉफ़ी और सैफ़ी दोनों मौजूद थे कमरे में। सो तो नहीं गए थे जी वो। कल से रूटीन चेंज कर लो। सैफ़ी को उसने मशवरे से नवाजा तो वो जी कहता पलट गया। महत खान कहाँ किसी के लिए बदल सकता था। वो समझता था कि वो खुद अकेला काफ़ी है। अपनी ज़िंदगी वो अपने तरीके से जी रहा था, हर फिक्र से आज़ाद। ये दुनिया पैसे से चलती है और दौलत उस ख़ानदान के पास बेबहा थी। आखिर पूरे इलाके के सरदार थे वो। उसे लगता था कि उसे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, लेकिन ज़िंदगी उसे बहुत जल्द गलत साबित करने वाली थी। वो खाना गर्म करके लाई तो वो नहाकर निकल चुका था। खामोशी से उसने खाना निकाल कर दिया और खुद फ्रेश होने के लिए जाने लगी। रुको, मैंने बोला है जाने को। तहजीब नहीं सिखाई तुम्हें किसी ने कि शोहर के पास बैठकर पूछो कि और कुछ चाहिए तो नहीं। तहजीब तहजीब की बात सामने बैठे शख्स से सुनना उसे गाली लगा था उसके मुंह से। खैर, आज वो पहली बार भूली थी उससे ये जुमला सुनना। और चाहिए कुछ, वो आज उसे ताना दे चुका था। मैं भूल गई आज, उसने लब कुचलते कहा। तो तुम रोज़ पूछती हो, क्या मतलब है तुम्हारी इस बात का? हाँ जी, बस आज भूल गई। शाहनवाज सामने मौजूद तमाम प्लेट्स और ग्लास को हाथ मारकर गिरा चुका था। कमरे में छन्नाके की आवाज़ गूंजी और फिर सकूत छा गया। उसने आंखें मींची। वो खड़ा होता, लंबे डग भरता उसके पास आया। तुम मुझे गलत साबित करना चाहती हो? पीछे से बाल मुट्ठी में उसके भरते उसने कहा। वो नहीं, तुम जैसी औरतें होती हैं जो अपने शोहरों को कभी खुश नहीं रख पाती। आंखों से कुछ मोती टूट कर गिरे थे। माँ होती तो तमीज़ सिखाती ना, बताती कि शोहर के सामने कैसे पेश आना है। उसकी कलाई मरोड़ कर वो पीछे कमर के साथ लगा चुका था उसके। माफ़। और फिर उसके हर अमल से उसे लगा कि वो मर जाएगी। ये जान लो कि ज़िंदगी सबकी हसीन नहीं होती। एक छोटा सा शहर पहाड़ों के बीचों बीच, जहाँ लोग सैर व तफरीह के लिए ही आते थे। बहुत कम आबादी थी यहाँ। इस छोटे से गांव जैसे शहर के सरदार थे हश्तम खान, क्योंकि यहाँ की सारी ज़मीनें उनके बाप दादा की थी और अब उन्होंने ये ज़मीनें लोगों को आबाद करने को दी थी। उनके 2 ही बेटे थे, बड़ा शाहनवाज और छोटा महत खान। एक ही भाई थे, दुर्राब खान, यहीं उनके साथ एक घर में रहते थे। वो सभी संजीदा तबीयत के मालिक थे, क्योंकि ये खसलत उन्होंने बाप दादा से चुराई थी अपने। लेकिन हश्तम खान चूँकि सबसे बड़े थे और सरदार थे, तो धाक उन्हीं की थी। यहाँ हर दूसरे गांव जैसे रिवाज नहीं थे। यहाँ हर सहूलत मौजूद थी। लड़कियां तालीम हासिल कर सकती थी और नौकरी भी कर सकती थी, लेकिन शादी के बाद चलना उन्हें अपने खामद के हिसाब से ही था। चाहे कोई बात होती, मियाँ बीवी के मामले में कोई नहीं बोलता था। औरत को दुपट्टा ओढ़ना हर हाल में, पर्दा करना ना करना उन पर और उनसे मुंसलिक मर्द पर था। कहने को ये हर तरह के आज़ाद किस्म के लोग थे, लेकिन कुछ था जो औरतों को खटकता था, और वो था
और वो था मर्दों के मामले में ना बोलना और मर्दों की डोमिनेटिंग नेचर। वहाँ का हर मर्द समझता था कि वही बेहतरीन है। उन्हें मर्दों के मामले में या उनके आगे बोलने की हरगिज़ इजाज़त ना थी। ये हवेली ना ज़्यादा बड़ी थी और ना ज़्यादा छोटी, ना अफसानवी कहानियों की तरह हद से ज़्यादा खूबसूरत। वो शहर ही इतना खूबसूरत था कि वहाँ का हर छोटा घर खूबसूरती की मिसाल आप था। सुर्ख ईंटों से बनी वो हवेली दो पोर्शंस में थी। एक में सरदार हश्तम खान अपनी बीवी, बेटे, बहू और छोटे बेटे के साथ रहते थे, और एक में दुर्राब खान अपनी बीवी नाजिया खान और एक बेटे फाजिल खान और एक बेटी आलिया खान के साथ क़याम पजीर थे। एक बैठक थी जहाँ फैसला लिया जाता। वैसे तो सरदार हश्तम खान ने लोगों को आज़ादी दे रखी थी, लेकिन फिर भी लोग उनसे उनकी राय ज़रूर मांगा करते थे, और बैठक सिर्फ किसी संगीन मसले पर ही लगा करती। सरदार के दोनों बेटे बाहर से तालीम हासिल कर चुके थे और घर की बेटियों बहुओं ने भी शहर के कॉलेज से ही ग्रेजुएशन किया था। सरदार हश्तम की बहन फजीला खान भी साथ मौजूद हवेली में क़याम पजीर थी, जिनकी शादी सरदार हश्तम के दोस्त जब्बार खान से हुई। उनकी एक बेटी ऐन खान सरदार हश्तम के बड़े बेटे की बीवी थी और छोटी महरीन खान शहर में मुकीम एक स्कूल में नौकरी करती थी। जिंदगी दिखने में तो काफ़ी पुरसकून थी उन लोगों की। हवेली में आज सब जमा थे, क्योंकि सरदार हश्तम खान का छोटा बेटा वापस आ रहा था विलायत से तालीम हासिल करके। अगर सरदार हश्तम खान और उनकी जोजा से पूछा जाता कि उन्हें इस दुनिया में सबसे ज़्यादा अजीज़ कौन है, तो वो बेधड़क महत खान का नाम लेते। महत शाहनवाज से 7 साल छोटा था। उन्होंने बहुत मन्नतों मुरादों से उसे पाया था, क्योंकि ज़ैनब खान की तबीयत काफ़ी ख़राब रहती थी और डॉक्टर्स ने बताया था कि वो अब कभी माँ नहीं बन पाएंगी। लेकिन उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी थी। 7 साल बाद उनकी गोद में महत खान आया था। उन दोनों को कोई बोलता कि अपना आप लुटा दो ना, तो वो उससे भी दरेक ना करते। महत खान में उनकी सांसें अटकी थीं। शाहनवाज से भी मोहब्बत थी, लेकिन वो काफ़ी अक्खड़ तबीयत का मालिक था, किसी की ना सुनने वाला। कभी ज़ैनब खान हैरान होती, क्या वाकई वो उन्हीं का खून है। उसकी ये तरबियत तो नहीं की थी उन्होंने, वो वही करता जो वो चाहता था। वो बहुत सी ऐसी सरगर्मियों में मुलविस था कि सरदार हश्तम से अक्सर उसकी झड़प हो जाया करती, लेकिन वो सब कुछ अनसुना कर देता। यही वजह थी कि सरदार हश्तम खान हद दर्जा महत खान से करीब होते गए। आखिर वो कहते रात है तो वो महत अगर वो कहते रात है तो महत खान उनकी बोली बोलता, दिन कहते तो महत खान दिन ही कहता। लेकिन अपनी हर बात वो सरदार से भी मनवा लेता था। ऐसी कोई चीज़ उसकी ज़िंदगी में ना थी जिस पर उन्होंने हाथ रखा हो और उसके बाप ने उसे दिलवाई ना हो। महत खान के आने पर हर तरफ हवेली में शोर बरपा था। हवेली में एक शानदार जश्न कल रात ही मनाया गया था। पूरे शहर में खाना बांटा गया। सरदार हश्तम के तो पांव जमीन पर ना टिक रहे थे। अब भी खाने की मेज पर बार बार उससे कुछ ना कुछ खाने को पेश कर रहे थे। शाहनवाज ने अपने बाप और भाई के इस प्यार को बेजारी से देखा। औरतें सर झुकाए खाना खा रही थी। मेज बेशक एक था, लेकिन औरतें एक तरफ और मर्द दूसरी तरफ बैठकर खाना खाते। बाबा, मैं खा रहा हूँ, आप भी तो खाना खाएं, देखें कितने कमज़ोर हो गए। महत खान की गंभीर आवाज़ हॉल में गूंजी थी। सरदार का कहकहा गूंजा और वो फिर पूरी दिलजमी से नाश्ता करने लगे। मुझे एक घोड़ा लेना है बाबा साईं, पूरा अस्तबल ही तुम्हारा है मेरे शेर, जो चाहिए ले लो। नहीं, इनमें से नहीं। तो फिर मैं एक पसंद कर चुका हूँ और मुझे वही लेना है। उसकी यही जिद तो सरदार हश्तम खान को पसंद थी। कितने का है? 2.5 लाख का। 2.5 लाख तो मैं अपने बेटे पर से वार दूँ। उन्होंने फ़ख्र से कहा। काश इस दौलत से आप कभी खुशियाँ भी खरीद पाएं। ऐन ने नाश्ता करते सोचा, मैं आज ही खरीद रहा हूँ। महत ने अपना फैसला सुनाया। शेर है तू मेरा। उन्होंने उसका कंधा थपथपाया। घोड़ा वो खरीद चुका था और अब झील किनारे रुका था। उसका दोस्त उसके घोड़े पर बैठा उसका दोस्त उसका घोड़े पर बैठे शूट कर रहा था। मुकाबिल की हंसी पर वो ठहरा, नहीं, जो ईजा शाह का नहीं वो किसी का नहीं। और पहली बार महत खान ने किसी लड़की को खुद मुड़कर देखा। नहीं तो लड़कियां उसकी गर्विदा रहीं, लेकिन आज वो मुड़कर उस लड़की को देख रहा था जो सफ़ेद पैंट और ऊपर मैरून जैकेट पहने सर पर टोपी ओढ़े हुए थी। मुतनासिब सरापा, होशरुबा हुस्न, सिल्की बाल और तराशे होंठ जो उस वक्त सुर्ख लिपस्टिक से पोशीदा थे। पहली बार किसी के हुस्न ने महत खान को तस्खीर किया था। जो चीज़ ईजा शाह को पसंद आ जाए वो किसी और की हो जाए, मुमकिन ही नहीं। मैं अपनी उतरन किसी को ना दूं तो फिर वो तो पसंदीदा शय है।
जो चीज़ मेरी जिद बन जाए ना, उसे हासिल करना मुझ पर फर्ज हो जाता है। वो बाल झटक कर एक अदा से बोली। महत खान वहीं खड़ा उसके नादिर ख्यालात सुन रहा था। पहली बार उसके होंठ मुस्कुराए थे किसी सिनफे नाजुक की बात पर। महत, चलो शाम हो गई है, उसके दोस्त ने उसे मुतवज्जो करना चाहा। तभी ईजा शाह ने उसे घोड़े से उतरते देखा और उसकी तमाम दोस्तों ने सर्द आहें भरी। उफ डूड, ही इज टू हैंडसम। उसने एक दूसरी को कोहनी मारते कहा। हॉट है बॉस। ईजा ने दिलचस्पी से उसे देखा जो आंखों पर शेड्स चढ़ाए उन्हीं की तरफ बढ़ रहा था। उसके दोस्तों ने मारे खुशी के अपने बाल वाल ठीक किए। ईजा शाह भी ना चाहते हुए उसकी मुंतजिर हुई, लेकिन मुखालिफ उनकी तरफ एक नज़र भी ना देखते साइड से गुजर गया। यही एटीट्यूड ईजा शाह को उसका गर्विदा बना गया। नहीं तो लड़के उसके आगे पीछे खुद फिरते और वो किसी को मुंह लगाना पसंद ना करती। उसने दूर तक महत खान को नज़रों के हिसार में रखा था। एन बड़े हॉल में दाखिल हुई जहां सब औरतें बैठी थीं। दुपट्टा उसने सर से उतार दिया था गर्मी की वजह से। उसकी माँ ने उसके माथे पर लगी चोट देखकर नज़रों का जाविया बदल लिया। आज उसकी माँ और बहन भी वहीं मौजूद थी। महर भी जॉब करती थी, लेकिन आज उनका रात का खाना हवेली में था। आपी, ये क्या हुआ आपके माथे पर? चोट लगी है? चोट लगी है महर, ऐन ने संजीदगी से कहा। चोट लगी है या मिली है? महर ने इस्तफसार किया। महर, उसकी माँ ने टोका। आप मुझे क्यों चुप करवा रही हैं मामा? अपनी बेटी से उसकी तकलीफ पूछने की बजाय आप आराम से बैठी हैं और मुझे भी खामोश करवा रही हैं। क्या तुम्हारे इस वावेले का कोई फ़ायदा है? सब आवाज़ उठाएं तो उस शैतान सिफ्त इंसान में इतनी हिम्मत ही ना आए कि वो आप ही पर हाथ उठा सके दूसरी बार। वहाँ तमाम औरतों के सर झुक गए थे। वो ठीक कह रही थी, बिल्कुल ठीक। लेकिन महर, चुप हो जाओ, ऐन ने थक कर कहा। आप तो कम से कम अपने लिए आवाज़ उठाएं। महर उसके पास आती झुंझला कर बोली। उससे क्या होगा? उसने इससे आने वाली लड़कियां जुल्म से बच जाएंगी। नहीं, हर मर्द एक जैसा नहीं होता महर। हो सकता है घर के बाकी मर्द अलग जहनियत के मालिक हों, आप ही अलग होते हैं, लेकिन तरबियत और खून तो एक है ना सबका। खून तो सरदार हश्तम खान का है ना, जिनका रोब और दबदबा है सब पर। तो क्यों ना उनके बेटे भी रखेंगे सब पर रोब और दबदबा। महर, जाओ यहाँ से, किचन में देख कर आओ कि खाना तैयार है तो खानसामा को बोलो मेज़ लगाए, सब आते ही होंगे। जैनब खान ने उसे कहा तो वो गुस्से से बाहर निकल गई। उसके जाते सब औरतों ने गहरी सांस ली। वो जो गुस्से में बावर्ची खाने की तरफ बढ़ रही थी, सामने से आते फाजिल खान को ना देख पाई और नतीजा जोरदार तसादुम की सूरत हुआ, क्योंकि मुखालिफ भी फ़ोन में सर दिए हुए था अपना। उसे देखते ही महर के मुंह के जाविये मजीद बिगड़े, जो फाजिल खान ने भी नोट किए, और पेशानी पर सिलवटों में इजाफा हुआ। देखकर नहीं चल सकते? ये किस तरह बात कर रही हो तुम मुझसे? फाजिल खान ने आंखों से चश्मा हटाया। क्यों, तुमसे बात करने के लिए मुझे अदब व अदाब की क्लासेस लेना पड़ेंगी क्या पहले? ये तुम क्या लगा रखी है? शोहर हूँ तुम्हारा, लगाम दो ज़बान को थोड़ी अपने। रुखसती अभी नहीं हुई है फाजिल खान, हो जाएगी। लेकिन बीवी तो मेरी ही हो ना, तो ज़रा ध्यान से। फाजिल खान ने उसकी बेखौफ आंखों में आंखें गाड़ते हुए कहा। बदकिस्मती से, महर ने आहिस्ता से कहा और साइड से निकलने लगी, लेकिन मुकाबिल सुन चुका था। उसका हाथ थामकर घसीटता हुआ उसे अपने कमरे में लाया। छोड़ो, ऐसा नहीं कर सकते तुम, हाथ छोड़ो मेरा। फाजिल खान ने दरवाज़ा बंद करके उसे दरवाजे के साथ पिन किया। अब बोलो, क्या बोल रही थी? बदकिस्मती से तुम मेरे निकाह में हो? बदकिस्मती तो मेरी है जिसे इतनी बदजुबान औरत मिली है। ये सुनकर महर के तो पतंगे ही लग गए। कोई ज़बरदस्ती तो नहीं है, छोड़ सकते हो ना तुम मुझे। ओह, फाजिल खान ने उसकी कमर में हाथ डालकर उसका रुख दरवाजे की जानिब किया। महर की कमर अब उसके सीने के साथ जुड़ी थी। फाजिल खान अपने सिगरेट की राख तक किसी को ना दे। तुम तो फिर बीवी हो, वो उसके कान में पुकारा। छोड़ो मुझे। वो उसकी गिरफ्त में मचल रही थी, लेकिन फाजिल खान को तो जैसे फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। उसकी मज़ाहमत बढ़ने लगी। फाजिल खान ने उसके कंधे पर हाथ रखा। डोंट, महर मिनमिनाई। और कौन रोकेगा मुझे? फाजिल खान ने कहते ही उसकी तरफ झुका था। तुम जंगली हो। मेरे जंगलीपन का मुजाहरा आपने देखा ही कहाँ है महर बीबी? जिस दिन देखोगी ना, वो दिन और रात तुम्हें ज़िंदगी भर याद रहेंगे। अब के उसने उस महर ने आंखें बंद की तो 2 आंसू उसकी आंखों से नीचे गिरे। फाजिल खान ने झटके से उसका चेहरा खुद के सामने किया। पहले तो बहुत जुबान चल रही थी महर बीबी, अब क्या हुआ? आई हेट यू, उसने दरुश्तगी से कहा। तो फाजिल खान मुस्कुराया, पुरअसरार मुस्कुराहट।
उसके आंसू अपने हाथों से उसने साफ किए और पीछे हटा। महर ने सांस रोक रखी थी। फाजिल खान ने मुट्ठियां भींची। क्या उसकी कुर्बत इतनी नाला थी उस लड़की के लिए कि वो सांस रोक बैठी? यही कुर्बत बुरी लग रही है ना तुम्हें? बहुत जल्द इसी से तुम्हारी जान ले लूंगा मैं। करता हूँ आज ही बात फुफ्फो और बाबा से रुखसती की। मुझे यही धौंस मर्दों की पसंद नहीं, महर ने हकारत से कहा। और मुझे ये जुबान दराजी, उसने दू बदू कहा। छोड़ो, मुझे जाना है। अब की बार महर ने उसकी तरफ देखा भी ना था। चली जाओ वापस, यहीं आना है तुम्हें। उसने उसके शिकंजे से आज़ाद होते ही बाहर की तरफ दौड़ लगाई।